प्रिय दर्शकों, आज आप बीती की ये कड़ी दहेज की आग का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। इस भाग के अंत में हम इस कथा के संबंध में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर आप इस कड़ी के अंत में दिए गए पते पर लिख भेजें। जो बहू इतना मामूली दहेज लेकर आती है, वो ससुराल में अपनी पहली रात अपने पति के साथ नहीं, बल्कि अकेली, बिल्कुल अकेली काटती है। कितना अच्छा होता हम अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद के लड़के से कर देते। अगर हम बलीराम की शादी उनकी बेटी तारा से करते हैं तो दहेज के अलावा 5 लाख कैश भी मिलता है। छुट्टियां पकड़कर निकालिए उस लड़की को घर से बाहर, छुटकारा पाइए उससे। पूर्णिमा कल से लापता है। क्या? मैं दहेज की भेंट चढ़ गई। उन लोगों ने पहले मुझे बदनाम किया, मेरे चाल चलन पर कीचड़ उछाला, और फिर एक दिन वो लोग मुझे कुलदेवी के मंदिर ले जाने के बहाने अपने साथ ले गए। ये कहीं गलत रास्ते तो नहीं आए हम? नहीं, हम गलत रास्ते पर नहीं जा रहे। हम अपनी कुल देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। ये कहाँ लेके आए आप? यहाँ पे तो कोई मंदिर नहीं है। सुनो जी, माँ जी, बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए, प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, प्लीज, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। नहीं, प्लीज, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज। ये लो बली बेटे, ये शुभ काम तुम अपने हाथों से करो। ऐसा मत कीजिए, नहीं, सुनिए। पूर्णिमा, ये कैसा जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ? वो भी उस देश में जहां नारी को देवी की तरह पूजा जाता है।
ये अन्याय, ये अत्याचार आखिर कब तक? मैं उन तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो तुम्हारे साथ हुआ है वही उन तीनों के साथ भी होगा। नहीं रमेश, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं उनको ऐसी मौत मारूंगा जो कभी किसी ने सोची भी नहीं होगी। नहीं रमेश, अगर तुम मेरे कातिलों को मार दोगे तो तुम्हें भी फांसी हो जाएगी और उनका गुनाह साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके गुनाह की गवाह मैं हूं, सिर्फ मैं। और एक बेजान लाश, एक गवाह, एक सबूत नहीं हो सकती। तो क्या तुम अपने कातिलों को यूं ही जाने दोगी? अगर मुझे फांसी होती है तो हो जाने दो। जिस दुनिया में तुम नहीं रही, उस दुनिया में मैं रहकर क्या करूंगा? नहीं रमेश, तुम्हें जिंदा रहना होगा मेरे लिए। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि अब जब मैं इस दुनिया में नहीं रही, मेरे माँ बाप बेसहारा हो गए हैं। तुम्हें उन्हें संभालना है। और फिर तुम ये मत समझो कि मेरे कातिल किसी और मासूम लड़की की जान लेने के लिए जिंदा रहेंगे। उनका बदला मैं लूंगी, उन्हें गुनाह की सजा मैं दूंगी, और वो भी तुम्हारी मदद से। तुम? मगर कैसे? कहा ना मैंने, तुम्हारी मदद से। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? करूंगा, हमेशा करूंगा। तो जो मैं कहती हूं सुनो। हे भगवान, कितने अरमान थे मेरे दिल में कि घर में बहू आएगी, फिर वो माँ बनेगी, पोता पोती होंगे, लेकिन सारे अरमान बिखर गए। बेनी प्रसाद जी, आप ऐसे समय पर आए हैं कि मनसाराम जी, मैं सही समय पर आया हूं। मैं आपके दुख में शरीक होने आया हूं। देखिए मनसाराम जी, इससे पहले भी मैंने आपको यही कहा था कि जो हुआ उसे भूलने की कोशिश कीजिए। इसमें आपका कोई दोष नहीं है और आपको शर्मिंदा होने की जरूरत भी नहीं है। मनसाराम जी, मैं एक दोस्त होने के नाते आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। कैसा प्रस्ताव? आप मेरी बेटी तारा को अपने घर की बहू बना लीजिए। जी? बेनी प्रसाद जी, ये तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। देखिए मनसाराम जी, मैं जानता हूं कि आप शरीफ खानदान के लोग हैं और मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी आपके घर में बहुत खुश रहेगी। अगर आपको ऐतराज ना हो तो सगाई की रस्म अदा कर दीजिए। मैं आपको कैसे इनकार कर सकता हूं? आप तो अंधे की लाठी बनकर आए हैं। क्यों संतोष? स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सगाई का समय हो गया है, कन्या को बुलाइए। बस पंडित जी, अभी आती ही होगी।
आओ बेटी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो बहुत बेनी मुबारक प्रसाद। हो। मुबारक हो। जरा मेरे साथ आएंगे प्लीज। देखिए मनसाराम जी, अब उस लड़की से जल्दी से तलाक लीजिए और मेरी बेटी के साथ शादी का मुहूर्त निकलवाइए। जी बेनी प्रसाद जी, आपने एक बहुत बड़ी लज्जा से मुझे मुक्ति दिला दी। अब छोड़िए इन सब बातों को और शादी की तैयारी कीजिए। और हाँ, मैंने अपने 5 बेटियों की शादी का इंतजाम पहले से ही करके रखा हुआ है। हर बेटी को दहेज के अलावा 10 लाख रुपया नगद है। नहीं 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 बेनी प्रसाद जी, मुझे ना ही रुपए चाहिए ना ही दहेज चाहिए। मुझे तो बस एक ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर की इज्जत को बनाए रखे और मेरे बेटे की जिंदगी को खुशियों से भर दे। जी मनसाराम जी, आप जैसा चाहते हैं ना, बस वैसा ही होगा। जी। देखा संतोष, किस तरह से मैंने हालात को अपने पक्ष में कर लिया। पूर्णिमा से छुटकारा और बेनी प्रसाद की बेटी तारा से रिश्ता। ना हिंग लगी ना फिटकरी और रंग हुआ चोखा। ये तो सचमुच आपने कमाल ही कर दिया। अरे संतोष, इसे क्या हुआ? अरे बली, तुझे क्या हुआ? क्या तू इस रिश्ते से खुश नहीं है? मां, रिश्ते से खुश हूं, पर बाबूजी ने ये क्या किया मेरी समझ में नहीं आया। मैंने क्या किया बेटे? बाबूजी, मेरी समझ में नहीं आता कि आपने इस सगाई का झमेला ही क्यों डाल दिया। अगर सीधे शादी होती ना तो बहू तो घर में आती, 10 लाख रुपए भी घर में आते। बलिराम, इसलिए तू मेरा बेटा है और मैं तेरा बाप हूं। तेरी नजर सिर्फ 10 लाख पर है और मेरी नजर है 50 लाख पर। अब तू उनका होने वाला दामाद है और तेरी हर तकलीफ पर उनके प्राण निकलेंगे। अब ये तुझ पे निर्भर करता है कि तू कितनी खूबसूरती से, कितनी चालाकी से उन्हें अपने जाल में फंसाता है। बाबूजी, ये क्या हो गया? बलिराम, ये यहाँ कैसे लगी? बुझाओ इसे। गिराओ, गिराओ, नीचे नीचे गिराओ। गिराओ, नीचे गिराओ जल्दी। बुझाओ इसे। हे बली बुझाओ इसे। बाबूजी, क्या हो रहा बाबूजी? आग लगी कैसे? बली बेटे, पैर संभालना तुम्हारा। बिल्कुल फिर ना करें मां। संभालो संतोष, संभालो अपने आप को, संभालो संभालो संतोष। मुझे क्या हो रहा है? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। रमेश, मुझे इन लोगों पर इतना गुस्सा आ रहा है कि लग रहा है अभी इन्हें जलाकर भस्म कर दूं। मगर क्या करूं, मजबूर हूं। रमेश, जो नाटक मेरे साथ शादी के बाद खेला गया वो इनके साथ अभी शुरू हो रहा है। और इस सब का कारण है वो माँ बाप जो अपनी बेटियों को भेड़ बकरी समझते हैं। ये बेनी प्रसाद बिना कोई जांच पड़ताल किए अपनी बेटी को ये अंधे कुएं में कैसे झोंक रहा है? तो क्या ये लोग अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे? हाँ, ये लोग बहुत चालाक हैं, बहुत दुष्ट हैं। लेकिन हमें रोकना होगा इन लोगों को। हमें कुछ करना होगा। आखिर कब? उनके पाप का घड़ा भर जाएगा तब।
बलिराम बलिराम बलिराम, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? बेटे, मैं तुम्हें अपना कारोबार शुरू करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। कारोबारी में लोग अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बैंकों से कर्ज लेते हैं, लेकिन बेटे ये तो नई नई रिश्तेदारी है और इसमें ये कर्ज लेना, नहीं नहीं बेटे, ये अच्छी बात नहीं है। बेटे वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बाबूजी, मैं कोई भीख या दान नहीं मांग रहा हूँ, कर्ज मांग रहा हूँ, और जैसे ही मेरा काम हो जाएगा सारा पैसा लौटा दूंगा। नहीं 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 बली, ये नहीं हो सकता। बेटे, इस मनसाराम ने आज तक किसी के सामने अपना माथा नहीं टिकाया सिवाय भगवान के। ये बेनी प्रसाद पहले मेरे मित्र थे और अब रिश्तेदार हैं। अरे एक एहसान तो किया है उन्होंने हम पर, अपनी बेटी इस घर में देकर। अब दूसरे एहसान का बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है मुझ में बेटे। अपने बाप की बात मान और ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे बेटे। बेटे ये पैसों की लेन देन है, और पैसे वो भी कम नहीं, पूरे 10 लाख। बाबूजी, आप मेरे बात समझने की। वाह मनसाराम जी, वाह। अरे बेनी प्रसाद जी, आप? नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार बेटी। नमस्ते। जीती रहो बेटी। नमस्ते। सुखी रहो, सुखी रहो। आइए ना, आइए बैठिए, आइए। बैठेंगे हम बाद में, मगर आपसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत? मनसाराम जी, आप सिर्फ मुंह देखे रिश्तेदारी निभा रहे हैं, दिल से नहीं। ये क्या कह रहे हैं बेनी प्रसाद जी? मैंने क्या किया है? क्या किया आपने? आपकी सारी बातें सुन ली है मैंने। जी? जी मनसाराम जी, अगर हमारा होने वाला दामाद कुछ कारोबार शुरू करना चाहता है और उसे कारोबार शुरू करने के लिए रुपए की जरूरत है, तो क्या वो रुपए बाहर से लेगा? क्या आपने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा? ये क्या कह रहे हैं आप बेनी प्रसाद जी? मैं सच कह रहा हूं मनसाराम जी। अब इस घर में मेरी बेटी भी तो आने वाली है, और बेटी और दामाद में क्या फर्क है? जो दामाद जी चाहते हैं मैं वो दूंगा, और आप इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। बेटे बलिराम, मैं कल ही 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट बनाकर तुम्हें भेज दूंगा। अब उधर क्या देख रहे हो? मनसाराम जी को कहने के लिए अब कुछ भी नहीं रह गया है, क्यों मनसाराम जी? अब मैं क्या कह सकता हूँ बेनी प्रसाद जी? अरे बेटे, मुझे क्या देख रहे हो बेटे? पांव छुओ, ससुर जी के पांव छुओ बेटे। अरे नहीं नहीं बेटा। प्रिय दर्शकों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है तो हमें लिख भेजिए। यदि कथा फिल्मांकन के योग्य हुई तो हम उसे प्रसारित करेंगे और आपको उचित पारितोषिक भी देंगे। हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, बेनी प्रसाद की कितनी बेटियां हैं और उनके दहेज के लिए उसने कितने पैसे रखे हैं? प्रश्न एक बार फिर, बेनी प्रसाद की कितनी बेटियां हैं और उनके दहेज के लिए उसने कितने पैसे रखे हैं? आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड पर 25 मई तक मिल जाने चाहिए। प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस प्रतियोगिता के 2 विजेता चुने जाएंगे जिन्हें मिलेगा डाबर